पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके चैनल पर हम लगातार सीटेट के लाइव सेशंस ले रहे हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में रिजल्ट दिया जाए। आपको पता है साथी कि आपकी परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित है, और उसी की श्रृंखला में जैसा कि आपको कल हमने गणित और विज्ञान की क्लास ली थी, तो आज का जो सेशन होगा साथियों वो संस्कृत का होगा, जिसमें हम लोग संस्कृत स्पेशल करने वाले हैं। इसमें दो चीज़ साथियों मैं आपको कराऊंगा। एक चीज़ तो आपका पेडागोजी होगा और दूसरा दोस्तों आपका व्याकरण होगा। अब सवाल बहुत लोगों के मन में ये है कि यार अगर पेडागोजी की बात किया जाए तो पेडागोजी में तो क्या संस्कृत की पेडागोजी बहुत अलग होती है? तो नहीं साथी, संस्कृत की जो पेडागोजी होती है वो बहुत अलग नहीं होती है। उनमें क्या होता है कि अमूमन तो 2-4 क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षक केंद्रित भी सही माना जाता है, यहाँ पे रटने को भी बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ भाषण भी सही माना जाता है। ये कुछ शब्द है साथियों जो आपको पहले से दिमाग में सेट रखना है। तो आइए साथी चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं आइए देखते हैं कि भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम, कह रहे हैं जो भाषा अर्जन की जो सामर्थ्य होती है इसको क्या नाम दिया गया? तो हमने कहा था, आपको तो याद ही होगा कि चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने क्या कहा था? एक बच्चा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। तो आओ विकल्प में साथियों लिखा है केवल व्याकरण के नियम। तो यानी कहने का मतलब अगर विकल्प में केवल लिखा है निगेटिव वर्ड है, व्याकरण एक निगेटिव वर्ड है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी लेवल के बच्चे को आपको व्याकरण और नियम की तरफ नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि व्याकरण नियम पे चलता है और नियमों को रटना पड़ता है। इसीलिए साथियों ये जो विकल्प है आपका हर हाल में क्या होगा? गलत होगा। सेकंड ऑप्शन, मानव मस्तिष्क क्षमता का उपयोग ही भाषा शिक्षण है। इसका मतलब साथी ये बात भी आप ये बिल्कुल सही है। तीसरा, भाषा के शिक्षण के लिए विद्यालय में, फिर कहता हूं अर्जन होता है वो विद्यालय में नहीं होता है। कितनी बार आपको पढ़ाया गया यार कि अर्जन और अधिगम में फर्क है। अर्जन सिर्फ कहां पे होगा? अर्जन जो होता है परिवार में, पास पड़ोस में, कहीं भी हो जाएगा। हमने कहा आप चौराहे बैठ के चाय पी रहे थे, आपने अचानक देखा कि चोर आई और पुलिस ने उसको डंडे मारते हुए लेकर गई, यानी चोर को पुलिस ने डंडा मारते हुए ले गया। तो आपने क्या सीखा? तो आपने तो यही बात सीखा ना कि चोरी नहीं करना चाहिए। तो क्या आप इसलिए चौराहे पर चाय पी रहे थे कि आज आपको सीखना था? नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि जो अर्जन होता है वो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। ये जो कह रहे हैं विद्यालय, तो गुरु अधिगम विद्यालय में होता है। जब भी अधिगम का नाम आए तो कह देना कि अधिगम कहाँ पे होगा? अधिगम गुरु विद्यालय में होगा। तो विद्यालय में आपके आने का, जाने का, सीखने का समय निश्चित है। अनुवाद एक निगेटिव वर्ड है, हमने पढ़ाया, कुछ शब्द याद कर लो, जैसे भाषण, अनुवाद, व्याख्या, रटना, ये सब एक निगेटिव वर्ड होता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, इसका बी वाला विकल्प सही था। आ जाओ। रामः गृहं गच्छति इति वाक्ये गृहं पदस्य का विभक्ति अस्ति। साथियों जब बात विभक्ति की आएगी तो हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, और आपके पेपर में जो आमूल चूल जो परिवर्तन होते हैं, जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि भाई संस्कृत में विभक्ति कितना होता है, हिंदी में कुल कितनी विभक्तियां होती हैं, ये सारे सवाल गुरु पूछे जाएंगे। तो एक बार कमेंट करो और आप लोग मुझे बताओ, मैं इसको आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं, लेकिन पहले आप लोग कमेंट कर लो, है ना। तो चलो साथी जल्दी से आप लोग कमेंट कर लो, जिससे हम देख लें, समझ लें कि आपको कोई दिक्कत ना आन पड़े भाई, है ना। एक बार कर लो जिससे ये समझ में आ जाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो साथी, जिस प्रकार मैंने कहा कि संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है ना, होती कि नहीं होती है, और हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8 होते हैं। ये सब बात आपको मालूम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है पहले से, लेकिन फिर भी अगर आपके मन ये है कि सर संस्कृत में कुल कितनी विभक्ति होती है और हिंदी में कुल कितनी विभक्तियां होती हैं, एक बार कमेंट बॉक्स को भर दीजिए आप लोग अपने सही जवाब के द्वारा। तो भाइयों संस्कृत में सा से संस्कृत, सा से सात रट लो, अगर इतना भूलते हो तो रट लो कि सा से संस्कृत और सा से सात, यानी संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 होती है और हिंदी में विभक्तियों की संख्या 8 होती है।
अब हमने आपसे पूछा है कि रामः गृहम गच्छति शब्द में कौन सी विभक्ति होगी। साथियों, हमने कहा था एक चीज और आपको, जब भी किसी शब्द के लास्ट में अम निकले, इसको ट्रिक बना लो, जैसे गृहम, वृक्षम, रामम, ग्रामम, तो जब भी किसी शब्द के लास्ट में अम निकले तो वहां पे द्वितीया विभक्ति होती है। तुम्हें कोई इसका लंबा लंबा रूप नहीं याद करना है, नहीं तो पता चले कि तुम राम शब्द का रूप रटना शुरू कर दो कि रामा रामो रामा हो रामम रामो रामान। ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर वो तो कर देगा, लेकिन अभी जो करेगा तो गुरु भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ट्रिक बना लो कि अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर हमको ऐसा लग रहा है कि अम निकल रहा है, तो इसका मतलब वहां पे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होगा। एन निकल रहा है, क्या बोला मैंने कि अगर किसी शब्द के लास्ट में एन निकल रहा है, जैसे रामेण, बालकेन, वृक्षेण, तो वहां पे तृतीय विभक्ति करण कारक होगा। समझे, बात को समझो गुरु। और अगर किसी शब्द के लास्ट में गुरु आय निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अगर किसी शब्द के लास्ट वृक्षाय, रामाय, तो आपको समझ जाना है साथी कि वहां पे क्या होगा। चलिए, तो साथियों इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, आपको विशेष ध्यान देना है निश्चित रूप से कि यहाँ पे क्या होगा। आपको गुरु ये बात बताते चलना है, सही जवाब आपको क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग दोस्त मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन, गत्वा इति पदेह का प्रयुक्तः, यानी गत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा। साथी आपको बताना है कि गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। अरे भैया, प्रत्यय का तो मैंने ऐसा ट्रिक आपको पढ़ाया है कि जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। साथियों, गत्वा, त्वा निकल रहा है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय कब होगा, जब किसी शब्द के लास्ट में दोस्तों या निकले, जैसे आगम्य, औदार्य, उत्तीर्य। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में गुरु या शब्द हो, जैसे मैंने क्या बोला, ट्रिक बना लो ना यार, जैसे मैंने कहा आगम्य, तो लास्ट में आपने क्या दिखा, या दिखा है ना, तुरंत जान जाओ कि यहाँ पे लप प्रत्यय होगा। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, सत्र प्रत्यय कब होगा गुरु, इसका ट्रिक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सत्र प्रत्यय तब होगा अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर अन निकले या अंति निकले या अत निकले। तो जब किसी शब्द के लास्ट में अन, अंति, अत निकले तो समझ जाना कि वहां पे साथियों सत्री प्रत्यय होगा। क्या होगा, सत्री प्रत्यय होगा। जैसे मैं कह दूं पठन, पठंती, पठत, लिखन, लिखंती, लिखत, चलन, चलंती, चलत, मतलब सत्र प्रत्यय हो गया। बाकी लप प्रत्यय मैंने बता दिया। अच्छा, तुमुन प्रत्यय के बारे में सुनना चाहते हो। तुमुन प्रत्यय को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम निकले, क्या निकले, अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम निकले, जैसे भवितुम, पठितुम, गंतुम, द्रष्टुम, तो वहां पे तुमुन प्रत्यय होगा। आइए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं क्या होगा साथी। क्या व्याकरण के नियमों को अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो ये मान लिया जाएगा कि यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नहीं भैया, ये एक निगेटिव वर्ड है, इसको तुम रट लो। अगर कभी किसी विकल्प में कंठस्थ लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी क्यों ना हो, चाहे वो बाल विकास की पेडागोजी हो, संस्कृत की हो, हिंदी की हो, गणित की हो, किसी भी विषय की पेडागोजी क्यों ना हो, अगर किसी विकल्प में कंठस्थ लिखा है वो विकल्प कभी नहीं सही होगा। तीसरा विकल्प, अगर किसी विकल्प में लिखा है कठिन, सरल, जटिल, ये विकल्प नहीं सही होगा। और अगर कभी केवल लिखा है तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, भाषा अभिव्यक्ति सामर्थ्य विकासः। अगर कोई बच्चे में भाषा की अभिव्यक्ति आ जाए, बच्चा अपने आप से शब्दों को व्यक्त कर पाए, बच्चा अपने आप से शब्दों को कह पाए, तो गुरु इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। यही तो मेन सफलता है, यही सब कुछ है कि नहीं है। चलो प्यारे,
अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है। देवालया अस्य पद का संधि विच्छेद। आपको बताना है साथी, देवालय में संधि विच्छेद क्या होगा। गुरु ये बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा, गुरु आपको समझ जाना है कि वहां पे क्या होगा। वहां पे दोस्तों दीर्घ संधि होगा। क्या होगा साथी? वहां पे क्या होगा साथी? जल्दी से बताओ यार। संधि विच्छेद तो हर कोई कर ले, देवधन आलिया हर कोई कर लेगा भाई। संधि विच्छेद तो हर कोई कर लेगा ना देवालिया का, देवधन आलिया। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है ना। और संधि कैसे पहचानोगे भैया? इसमें संधि दीर्घ संधि है। हम कैसे माने दीर्घ संधि? गुरु देखो, अगर किसी शब्द के बीच वाला, ये देख रहे हो ना, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको दो तरीका यूज करना है। जैसे लिखा हो विद्यार्थी, मैंने कहा विद्यार्थी, ये जो बीच वाला शब्दवा दिख रहा है ये वाला, अगर इस पर बड़ा आ की मात्रा जो विद्या, देखो बीच वाले पे बड़ा आ है ना, तुम आंख मूंद के तुरंत ही जान जाओ कि ये दीर्घ संधि होगा। इसमें कोई शंका की जरूरत तो मतलब है ही नहीं। क्या शंका करोगे आप? मुनीसा। खैर साथी मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। जैसे मैं कह दूं मुनीसा, मुनीसा यानी ना पे बड़ी की मात्रा है ना, तो अगर बड़ी की मात्रा है इसका मतलब यहां पर भी दीर्घ संधि बनेगा। आगे आ जाओ साथी। साथियों आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी पॉइंट लाइव ऑन एक्सक्लूसिव सिर्फ यूट्यूब इंडिया पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा? अरे हम ट्रिक नहीं याद करवाए थे आपको, तुम भुला कैसे जाते हो? मुझे यही दिक्कत हो जाती है। अगर किसी शब्द की शुरुआत प्रति से हो, या फिर अनु से हो, या फिर नी से हो, या फिर सु से हो, या फिर इति से हो, तो तुम्हें गारंटी ट्रिक बता रहा हूं 100%। मेरी बात को नोट कर लेना, हमेशा 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 अव्ययी भाव समास होगा। अगर किसी शब्द की शुरुआत प्रति से हो या नी से हो, जैसे निर्मम, निर्जन, सुमद्रम, सु से हो, जैसे सुमद्रम या अनुगुणम, तो वहां पे समझ जाना गुरु कि वो अव्ययी भाव समास होगा। उसमें बहुत ज़्यादा किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा साथी? हो जाएगा ना। तो फिर दिक्कत क्या है प्यारे भाई? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भाषा या चतुर कौशलम की मस्ती। भाषा के कौशल में अंतिम कौशल क्या होता है? प्यारे साथी हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। क्या आपको याद है? ट्रिक तो पता होगा ना, सुबोपाली, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अंतिम कौशल कौन है? सुबोपाली, लिखना। लिखना अंतिम कौशल है। ट्रिक क्या है? ट्रिक पाली, सुबोपाली। तो सु से सुनना हो गया, बा से बोलना हो गया, पा से पढ़ना हो गया, और ला से लिखना हो गया। अंतिम कौशल कौन है? लिखना। पठितुम में कौन सा प्रत्यय होगा? पहचान कर बताओ मित्र। पठितुम में कौन सा प्रत्यय होगा? पहचान करो और बताओ मुझे। विजय लक्ष्मी, सीमा सिंह, सुजीत कुमार, अनंत कुमार, ममता उमर, साक्षी मिश्रा, संगीता, कमलेश कुमार, गीता देवी, अनीता शर्मा, और हमारे बहुत सारे प्रिय भाई और साथी। अब आपने तुरंत पहचान लिया गुरुजी इसमें तुम है, तुम मतलब तुमुन प्रत्यय होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सत्र प्रत्यय कब होता? अगर किसी शब्द के लास्ट में अन, अंति, अत निकलता। जैसे पठन, पठंती, पठत, लिखन, लिखंती, लिखत। समझे? ल्यप प्रत्यय कब होगा? जब उसमें लास्ट में या लिखा रहे। आगे आओ भैया, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 क्वेश्चन एक साथ में हैं। आओ भैया जरा देखते हैं आप लोग कितना सही करते हो। अब अगर प्रॉपर ज्ञान है तो कर तो ले ही जाओगे, कोई रोक थोड़ी ना पाएगा आपको। बालकाः क्रीडन्ति में कौन सा लकार होगा? गुरु ये सब ट्रिक है हमारे पास। अगर किसी शब्द के लास्ट में तह, ती, तंती, अगर किसी शब्द के लास्ट में तह निकले, ती निकले या तंती निकले, जैसे ये लिखा है तंती, तो वहां पे हमेशा लट लकार होगा। क्या होगा? लट लकार होगा। ये ट्रिक याद कर लो, जिंदगी में नहीं पढ़ते रहोगे। अब अगर भाई ऐसे अगर नियम से चलोगे तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत,
और पठामी, पठावा, पठामा। अब अगर इसके चक्कर में चलोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सफल होने के चांस कम रहते हैं। लेकिन ये ट्रिक फॉलो कर लोगे कि सर जी बोले हैं कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ती निकले, से क्रीडती है ना, तो ती निकले या ता निकले या तंति निकले, समझ जाना कि वहां लट लकार होगा। समझे? लकारों की संख्या 10 होती है, मुख्यतः 5 लकार होते हैं। आओ प्रिय आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसमें यहाँ पे कि कस्य विधेय अनुसारम संस्कृत भाषा संस्कृत माध्यमेन एवं पठनीया, कौन सी विधि के अनुसार से ही पढ़ा जाना चाहिए? इस विधि को क्या नाम देंगे? बात कहेंगे, पाठ्य पुस्तक कहेंगे, प्रत्यक्ष विधि कहेंगे, या आगमन विधि कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, आप लोग अपने जज्बातों कह सकते हैं, कह सकते हैं, या आगमन विधि कहेंगे। और आप लोग दोस्तों वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे अगर आप पहली बार आ रहे हैं। बाकी सेशन को एक बार सब लोग शेयर भी कर देना, क्योंकि ये आपकी जरूरत है, आप इसको सपोर्ट करें, शेयर करें। खैर वापस आइए क्वेश्चन पर। कस्य विधेय अनुसारम संस्कृत भाषा या संस्कृत माध्यमेन एवं पठनीया, प्रत्यक्ष विधि या फिर आगमन विधि? क्या जवाब होगा साथी? तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि होगा। कौन सी विधि होगा? प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि वो विधि होती है जिसके अंतर्गत संस्कृत के माध्यम पे संस्कृत पढ़ाई जाती है बिना मातृभाषा के अनुवाद के। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथियों, ये सूचना उन दोस्तों के लिए है जो लोग कई सालों से सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं। अगर आप भी कई सालों से सीटेट नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, या आप पहली बार देने जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि सर जी क्या पढ़ें, 10 घंटे की क्लास देखें या मोटी मोटी किताबें खरीदें? नहीं सर जी, सीटेट पास करने के लिए ये दोनों से समझ पाए, लेकिन जो बच्चा सबसे उजड्डी है उसके स्वभाव को समझना पड़ता है। वैसे ही आपका सीटेट है गुरु, सीटेट के स्वभाव को समझो। इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है कि पेडागोजी, इसमें 90 क्वेश्चन पेडागोजी का है, 60 कंटेंट है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सबसे पहला काम पेडागोजी के पैटर्न को सीख लो। ये कर लोगे तो एक चीज तय है कि आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि 90 नंबर यही करा देगा टॉपिक का। तो टॉपिक को डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है। हमने इस नोट्स में डिसाइड करके दिया है। कैसे गुरु आपको मिलेगा? नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा 9653050981 पे सीधा कॉल या डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथियों मैं आपसे ये भी कहूँगा कि भाई देखो, इसे पढ़कर कोई टॉपर नहीं बनेगा, टॉपर अपनी मेहनत से आप बनेंगे, लेकिन जितना मैं करा सकता हूँ उतने बताऊँगा। 104, 105, 110 इतना आराम से करा दूंगा, यही मेरी इतनी जिम्मेदारी है। इतना चाहिए तो फिर इसको परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथी। क्षणाकाणः इति वाक्ये अक्षणा पदे तृतीया विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्? ये तो वो क्वेश्चन हो गया कि जहां पे गुरु बात बनाना मुश्किल हो जाए। अरे भाई ये कह रहा है कि व्यक्ति आंख से काना है, तो ये जो आंख से काना है ये किस विभक्ति के अनुसार यहाँ पे अक्षरा कहा गया है? प्यारे भाई शरीर में विकार दिख रहा है ना, तो इसका ट्रिक है विकार मतलब एनांगा विकारा। तो जब किसी वाक्य में शरीर के अंगों में कोई विकार दिखाया जाए तो उसका सूत्र होता है एनांगा विकारा। और यहाँ पे हमेशा क्या होता है? करण कारक होता है, करण कारक यानी तृतीया विभक्ति करण कारक। तुम्हारे मन में क्या आया? तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि सर जी अगर किसी क्वेश्चन में वाक्य में किसी बालक में व्यक्ति में कोई कमी अगर अंगों में दिखाया गया, वो पैर लंगड़ा है, आंख से काना है, हम समझ जाएंगे कि ये करण कारक है, यानी एनांगा भी बनी हुई है। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथी। पावका अस पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। कह रहे हैं जो पावका होता है, पावका, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? मित्र, दोस्त, भाई और बहन। क्लियरली जान लो। इसका ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था कि अगर किसी शब्द की शुरुआत ऐ से हो या फिर आय से हो या अव से हो या गुरु आव से हो, समझ रहे हो आप लोग?
इन चारों में से किसी भी शब्द से अगर आपकी शुरुआत हो रही है तो जान जाइएगा कि उसमें अयादि संधि होगा। क्या होगा? अयादि संधि होगा। जैसे पावकः, तो ये होगा पाव धन अकः। समझ गए? हालांकि संधि विच्छेद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पहचानने में दिक्कत आती है कि गुरुदेव कैसे पहचाने। प्यारे भाई मैंने बता दिया। यहां देखो क्या लिखा है, पाव। पाव मतलब आव, यानी इसमें आव निकल रहा नहीं निकल रहा है? निकल रहा है आव कि नहीं निकल रहा है? देखो पाव। अब कहोगे गुरुदेव ए वाला बताओ। सर जी जैसे मैं कह दूं नैनम नयनम, तुम बोल कर देखो नय मतलब आय, निकल रहा ना? अगर मैं कह दूं गायकः, क्या बोलूं मैं आपसे कह दूं गायकः, तो गाय मतलब आय, निकल रहा ना? तो यही मेन चीज है। तो अगर किसी शब्द की शुरुआत आय से, आव से हो या आव से हो, हमको तुरंत आंख मूंद के चुप, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनना है। हमको शांति से कह देना है कि सर जी ये अयादि संधि है, और अयादि संधि का सूत्र होता है एचो ए वायावह। क्या होता है गुरु? एचो ए वायावह। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन पे मैं चलूं। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है। छात्राणाम भाषा दक्षतायाः मूल्यांकनार्थम सर्वाधिकम उपयुक्तम किम? छात्रों के भाषा के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताओ साथी। आपको बताना है कि छात्रों के भाषा के मूल्यांकन के लिए सबसे जरूरी दोस्तों क्या है? कंठस्थीकरण मतलब रटना। तो आपको पता दोस्तों कि रटना एक प्रकार का निगेटिव वर्ड होता है, मतलब ये विकल्प तो नहीं होगा, ये हमें शुरू में पढ़ाया था, ये नहीं होगा। केवल लिखा है मतलब ये भी नहीं होगा। सुलेख लिखा है मतलब ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? दैनंदिन जीवन से अनुभव लेखनम, यानी छात्रों की भाषा की दक्षता लिखने को कहेंगे, क्योंकि मुझे बच्चे जीवन है, जो आम जीवन है, उसके अनुभव को चेक करना है। समझे नहीं समझे साथी? समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी तो किसी को तो नहीं हो रहा है ना साथी? मुझे बता दीजिएगा आप लोग। देखो एक चीज जान लो, बिना तपे कुछ नहीं होने वाला है। क्लियरली मैं बता रहा हूं, मैं यही कहता हूं, जिस दिन आप दिमाग को समझा दोगे ये बात कि यार अगर मैं ये 15 दिन नहीं पढ़ा ना तो अगला 6 महीने फिर मरना पड़ेगा, रोज वही थांडाई स्किनर पावलाओ यही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ये 15 दिन ढंग से पढ़ लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग के काम करने का रफ्तार दोगुना हो जाता है, क्योंकि आपकी शरीर उसी बात को सुनती है जो आपका दिमाग चाहता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। पश्यति में कौन सा रूप? तो दृश्य धातु है साथी। यहाँ पे आमतौर पे दृढ़ लिखा है, प्रेक्ष लिखा है, द्रष्टुम, तो पश्य धातु में आ जाओ। हाँ, पश्य मतलब देखना। अगले क्वेश्चन पे आओ। पीताम्बरा में दोस्तों इस पद में कौन सा समास है? पीताम्बरा क्या बात आती? पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो पीताम्बरा का मतलब क्या हो गया? पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण की बात है। मतलब साथियों यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। तो जब कोई शब्द अपने बारे में कोई बात ना कह के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में संकेत करता है तो वहां पे साथियों बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है साथी? बहुब्रीहि समास होता है। और अगर मैं कर्मधारय की बात करूं तो कर्मधारय समास वो समास होता है जहां पे पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे कृष्ण सर्पः, तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण मतलब काला, और सर्पा मतलब सांप। तो पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि सांप कैसा है? काला है। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया, इतनी बात तो आपको पता होगा। अच्छा एक बात आपको और बता दूं, इतना खर्चा हो रहा थोड़ा और करो। द्वंद्व समास कैसे पहचानोगे साथियों? द्वंद्व समास में क्या होता है, अगर हिंदी में होगा तो अलग तरीका है पहचानने का, संस्कृत में है तो अलग तरीका है। जब किसी शब्द के लास्ट में दो चोटी लटक रहा हो, ऐसे रामो लक्ष्मणो अजब, तो ये लास्ट वाले अक्षर पर अगर ये लटक रही है, ये दो मात्रा लटक रही है, तो तुम समझ जाना कि वहां पे दोस्तों क्या होगा?
वहां पे गुरु निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि वहां पे द्वंद्व समास। लेकिन द्वंद्व समास हिंदी में कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व समास में हिंदी में दो पद होते हैं, जैसे रात दिन, दो पद हैं, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है। और एक बात और, दो पद एक साथ आएंगे और दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेंगे। जैसे पहला है रात, दूसरा दिन, सुबह शाम, है ना, राजा रानी। तो अगर कोई दो शब्द एक साथ लिखा हो और दोनों एक दूसरे का उल्टा हो, तो दोस्तों वहां पे जानते हो क्या होता है? वहां पे साथियों द्वंद्व समास काउंट किया जाता है। भाषा शिक्षणे उपचारात्मकम शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य। भाषा के शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ प्यारे। भाषा के शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, उपचारात्मक का मतलब होता है कि कमियों का पता चल चुका है और आप उपचार करेंगे। निदानात्मक का मतलब कमियों का, देखो एक शब्द आता है निदानात्मक। अगर आपसे निदान ना कहे तो इसका मतलब यह है कि कमियों का पता लगाना है। और अगर आपसे उपचारात्मक कहे तो इसका मतलब कमियों का पता चल चुका है, अब आप उपचार कर रहे हो। पहला विकल्प, छात्रों की न्यूनतम, प्रभावित छात्रों को प्रोत्साहन करना, ठीक बात है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से विकल्प ठीक नहीं है। परीक्षा एक निगेटिव वर्ड है, गृह कार्य निगेटिव वर्ड है। अब ये तो लिखने का समय हो गया कि मेरे भाई अगर किसी विकल्प में परीक्षा लिखा हो, गृह कार्य लिखा हो, रटना लिखा हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि फिर वो विकल्प किसी कीमत पर हरगिज नहीं सही होगा। ये आपको नोट कर लेना है। क्या? अगर किसी विकल्प में परीक्षा लिखा हो, प्रदर्शन लिखा हो, परिणाम लिखा हो, गृह कार्य लिखा हो, भाषण लिखा हो, अनुवाद लिखा हो, तो वो विकल्प कभी नहीं सही होगा। इसको नोट कर लो अपने दिमाग में।